Thank you, ma'am. I'm going to start my class, and it's regarding certificate course in business skill, and I'm going to start with the topic entrepreneurship and small business. And first of all, we'll start from entrepreneurship. Entrepreneurship, and first of all, we should know what is entrepreneurship, because entrepreneur and entrepreneurship is both are different words. So entrepreneurship क्या है? It's a start from it starts that entrepreneurship is a composite of three basic elements, especially invention, innovations and adaptation. ये थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के को फोकस करता है. जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ फोकस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स a person who is going to do some work in a process, that is, it is a process of entrepreneurship, and a person who is basically focusing on invention, innovation and adaptation is a person known as entrepreneur, or entrepreneurship is a process, and entrepreneurship is a composite of three basic elements: invention, innovations and adaptation. जब हम कोई भी बिजनेस, आपने बिजनेस स्टडीज पर किया है, तो जब हम कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो उसके पहले एंटरप्रेन्योरशिप का ही काम आता है. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो न्यू आइडियाज के साथ में, इन्वेंशंस के साथ में अपने आप को जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करते हुए कोई भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सोचता है. तो बिजनेस स्टैब्लिश करने वाला जो पर्सन होता है, ही इज अ एंटरप्रेन्योर, एंड जो प्रोसेस होता है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, हियर यू कैन सी the definition: maximization of opportunities is meaningful in business, indeed, or precise definition of the entrepreneurial job. Basically, entrepreneurial job is the opportunities what we are going to use it for the business. Maximum opportunities in the society जिसको हम grabs करके हम कोई भी बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो करेंगे, और इसी बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले जब इनोवेशंस की बात आती है, तो इनोवेशंस के साथ आपने बिजनेस पे पढ़ा होगा, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विथ रिस्क. तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस जब आप स्टैब्लिश करते हो तो उसके साथ में रिस्क फैक्टर is very important part, because जनरली रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आपके एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए. एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ रिस्क. क्योंकि जब भी हम कोई पैसा लगा रहे हैं, कहीं पे मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके साथ में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है. और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो करेजियस पर्सन होता है, जो रिस्क बियर की कैपेसिटी रखता है, जो रिस्क बियर कर सकता है. और सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग एबिलिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एबिलिटी. इस एबिलिटी का मतलब हो गया कि आप एक ग्रुप एस्टैब्लिश कर सकें, जिस ग्रुप के बेसिस पे आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो ग्रुप आपके पास होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन कहलाता है जिसमें आप ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को, रिस्क कैपेसिटी आप बेयर करेंगे और अपने ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, जो कि आपके सारे एक्टिविटीज को बिल्ड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, और वो ऑर्गेनाइजेशन फर्दर कोई भी काम करता है. देन कम्स कॉन्सेप्ट एज टू इनोवेशंस. कोई न्यू आइडियाज, जैसे हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो हमारा आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में हमें किस चीज को लॉन्च करना है जो कि सब में पॉपुलर किया जा सके अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स. जो आपकी डिमांड होती है, जैसे बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे पहले यूज नहीं हुआ करती थी. जैसे मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे, बट बाद में ये इनोवेशंस क्या आया, थॉट ऑफ कस्टमर्स. ये थॉट ऑफ कस्टमर ही फिर एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोसेस में आता है कि आपने उस मोबाइल का इन्वेंशन किया, उसको इनोवेट किया. वो कैसे?
पहले बेसिक फोन हुआ करते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी जहां ऑफिस हो या घर हो वहां बेसिक फोन हुआ करते थे, उन बेसिक फोन के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। इससे पहले टेलीग्राम हुआ करते थे, कोई भी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएट नहीं मिल पाती थी, विद इन अ सेकेंड्स नहीं मिल पाता था। बट धीरे धीरे ये इन्वेंशन बढ़ा और इस इनोवेशंस की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस जब आपने अडॉप्ट किया एंटरप्रेन्योर ने, तो उसने मोबाइल इन्वेंट किया। अब उस मोबाइल के साथ में इसमें कई इनोवेशंस वर्क हुए, स्मार्टफोन हुआ, इसमें कैमरा भी आ गया, इसमें टाइमिंग सिस्टम भी आप चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें इनोवेशंस होती हैं। केवल मोबाइल की ही बात न करें, अगर हम बात करें तो आपके घर में जो कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन ले लीजिए, आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, पहले हम लोग घरों में कपड़े धोया करते थे, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि उसकी मशीन होनी चाहिए, फिर वो आप कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन आया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स वो हैं जो इनोवेशंस होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कई चीजों के, कई प्रोडक्ट से रिलेटेड इनोवेट करता है, और वो थॉट जो आता है, वो जो क्रिएशन होता है इनोवेशन का, दैट इज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देन वी कम टू द कॉन्सेप्ट एज टू द नॉन एजिल एंड लीडरशिप स्किल। क्योंकि मैंने आपको पहले भी, अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एबिलिटी दिखा है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप, उस ग्रुप को आप लीड कर सको, और उसको लीड करने के लिए जरूरी होता है कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, जिससे कि आप दूसरों को कंट्रीब्यूट कर सको, दूसरों को आप मोटिवेट कर सको। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी होगी तभी आप लीडरशिप स्किल के साथ में वर्क करते हैं। जैसे आपने कई लीडर्स देखे होंगे, लीडर्स हैव द फॉलोअर्स, तो आपके पीछे लोग आपके साथ में आपके आइडियाज को फॉलो करते हैं, और उस बेसिस पे आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाते हो। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क है वो एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने का वर्क होता है। ये अपने आप को डेवलप करते हैं, और जिनके अंदर वो लीडरशिप स्किल होती है, जो वो कॉन्सेप्ट के साथ में है कि वो लीड कर सकते हैं ग्रुप को, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग एबिलिटी भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए वो लीडरशिप का वर्क जो होता है वो स्किल के साथ में कोई भी काम आगे अपना स्टैब्लिश कर पाता है। देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट एज टू द कैपेसिटी ऑफ हाई अचीवमेंट। हर किसी का एम होता है, सबका अपना अपना एक एम होता है, और उसको फुलफिल करने के लिए सब टारगेट करते हैं। चाहे आपको पीसीएस का एग्जाम देना हो, चाहे जैसे जितने बच्चों ने सीबीएसई कोर्स ज्वाइन किया है, तो दे आर विद सम एम। उस एम को अचीव करने के लिए आपका पहला स्टेप है कि आप इस बिजनेस स्किल कोर्स को ज्वाइन किया आपने। क्यों? क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, और उस अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना काम करते हो, तो वो कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, तो वो हाई अचीवमेंट कैपेसिटी अगर आपके अंदर है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस अडॉप्ट करता है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट एज टू द प्रोसेस फॉर सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आपको यूं ही नहीं मिलता, हर किसी ने मोबाइल बनाना नहीं शुरू किया। देयर वाज द वन फर्स्ट पर्सन हु हैज इन्वेंटेड द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो भी इन्वेंट हुआ है वो किसी एक पर्सन ने ही सोचा है। तो आप मार्केट में जब एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप फोकस करते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब्स करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है कि आप अपॉर्चुनिटी मार्केट में या आपके सोसाइटी में सर्च करेंगे, तब उस बेसिस पे ही आप काम कर सकते हैं। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट कहता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इन द मार्केट यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज। आप सभी ने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा। SWOT analysis means strengthen, weaknesses of opportunity and threat। ये सारी चीजें आपके मार्केट में अवेलेबल है, और जो इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट कर सकता है, इस उभर सकता है, जो आपकी वीकनेसेस है उस पर स्ट्रेंथ हो सके, जो आपके थ्रेट है उस पर अपॉर्चुनिटी आप बना सके, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सके। तो इस प्रोसेस में आपका एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट आपको बताता है। देन रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, आपने सोचा बहुत कुछ है, आप आइडियाज के साथ में हो, आप उन्हें अडाप्ट करना चाहते हो, बट यू शुड फोकस ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब आपका इनोवेशन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके इन अ फाइनल प्रोडक्ट, फिजिकल अपीयरेंस के साथ में वो चीज अवेलेबल हो। मींस यू आर थिंकिंग ऑफ adopting a business, you are trying to build a business। तो जब आप उस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप उसको अडॉप्ट कर सको। एंड देन लास्टली प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट।
प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट मतलब आपका एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सारी चीजों के साथ में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप ऐसे ही मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, यू शुड हैव सम प्रोफेशनल एबिलिटी। जैसे कि आप लोग ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपने ये कोर्स इसीलिए ज्वाइन किया है कि आप बिजनेस स्टैब्लिश करने को तो कोई भी स्टैब्लिश करे, बट वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा जब तक आप प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में नहीं आएंगे, तब तक आप उस चीज को कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट होता है कि हम स्किल के साथ में आते हैं। स्किल मतलब हम किसी भी सर्टिफिकेट या डिग्री उस चीजों को लेकर के प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट के साथ में प्रोसीड करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये समझा। अब बेसिकली व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, हम बेस एंटरप्रेन्योरशिप के क्या फोकस करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियली अ क्रिएटिव एक्टिविटी और इट इज एन इनोवेटिव फंक्शन। मैंने पहले ही बताया ना कि जब तक हम कोई चीज सोचते नहीं है, कुछ नई आइडियाज जनरेट नहीं करते, तब तक हम कोई काम उसमें नहीं कर सकते। इसीलिए ये इनोवेटिव फंक्शन है। द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ, ये जो आपको नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया ना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर इनोवेशंस। आप जो इन्वेंट करते हो, जब तक न्यू प्रोडक्ट आप नहीं सोचते, न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपने जनरेट नहीं किया आइडिया, तब तक आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस है इनोवेशंस का, उसमें पहला पॉइंट आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देन कम्स यूज ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको पहले एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, पहले घरों में हम कपड़े धुला करते थे, फिर उसके लिए मशीन बनी, तो ये प्रोडक्शन का न्यू प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व करेंगे। आपने न्यू मशीन बनाई, अब न्यू मशीन के साथ में आजकल आप अगर देखेंगे मार्केट में, तो कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चीजें आ रही हैं। तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोडक्ट आपको तभी अवेलेबल है जब आप न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो आपको अपडेट होना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में। यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ कि आप कैसे उस प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, और जब वो नेक्स्ट लेवल पे आता है, यानी प्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन लेवल पे आता है, तो आप कैसे मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो होता है इनोवेशन का पार्ट है। देन कम्स ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट। आप उस प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट स्टैब्लिश करें, यही होता है अपॉर्चुनिटी को सर्च करना। जब आप न्यू प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मार्केट में स्टैब्लिश करेंगे, तभी वो प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि मैंने उसमें इससे पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था ना, कि कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट मैंने बताई थी ना आपको, कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वो तभी हो पाएगा जब आप फोकस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैप्स करें। तो मार्केट में आपको उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जरूरी होता है कि आप वहां की अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट को जो आपने इनोवेट किया है उसको मार्केट में सक्सेसफुल बना सकें। देन कम्स द कंक्वेस्ट ऑफ न्यू सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम केवल प्रोडक्ट बनाने तक का नहीं है, प्रोडक्ट बनाने के लेकर के मार्केट तक का है, मार्केट में उसके सेलिंग तक का है, मार्केटिंग तक का है। और आपको जब तक वो प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वो भी आपका इसी प्रोसेस में काम आता है। अब आप रॉ मटेरियल क्या लोगे, भाई कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, किस किस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें आपकी फोकस्ड होनी चाहिए। और ये सारे प्रोसेस में आता है एंटरप्रेन्योरशिप के, क्योंकि उसी का काम होता है कि हम किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और उस रॉ मटेरियल से हम उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें आपका न्यू प्रोडक्ट आ गया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, और उसके लिए वो मार्केट सर्च करना जिस मार्केट में आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसकी डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो आपकी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से हो, ये सारी चीजें भी आपको कन्क्वेस्ट करनी पड़ती है। देन कम्स अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप किसी के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते, किसी के बनाए हुए ग्रुप में आप एंटर करके अपने इनोवेशंस फंक्शन को अपडेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको खुद का न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियस 2 डेज में पढ़ा है, हाउ टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारे प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में ही।
और एंटरप्रेन्योरशिप ही ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बिजनेस को स्टैब्लिश करते हो। देन कम्स एंटरप्रेन्योरशिप के बाद उसके कैरेक्टर और नेचर की बात आती है कि उसका कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टर ऑलमोस्ट इज इक्वल टू द बिजनेस कैरेक्टर। तो बिजनेस के कैरेक्टर में आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले बोला बिजनेस के कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जो भी आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्रिएशंस और ऑपरेशंस को फोकस करते हैं एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ न्यू एंटरप्रेन्योर। इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, क्योंकि फर्दर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो इकोनॉमिक नीड होती है, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात जहाँ की जा रही है आजकल, हमारे यहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, जितने भी आपके पार्ट आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका भी फोकस है कि आप जॉब की बजाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फोकस करें। तो बेसिक वर्ड जो है एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देन इनोवेशंस। इनोवेशंस मींस, मैंने पहले बोला एंटरप्रेन्योरशिप इज द जनरेशन ऑफ क्रिएटिंग योर अडेप्टिंग, इनोवेटिंग एंड अडेप्टिंग एन इन्वेंशन। ये सारे एक्टिविटीज आपके एंटरप्रेन्योरशिप को कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट, हम किसी के चीज एक्टिविटी जो हो रही है उसको देख करके ये डिफाइन कर सके कि ये क्या चीज है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, इनोवेशंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप न्यू एंड बेटर वेज नहीं अडॉप्ट करेंगे कि आपको कैसे करना है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। एंड डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ही है जो डिसीजन ले सकता है। दे हैव टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट, रिगार्डिंग देयर मार्केट, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे हैव टू सेलेक्ट। तो ये सारा डिसीजन प्रोसेस ही होता है कि हमने क्या चीज इनोवेट किया, और उस इनोवेशंस के साथ में हम डिसीजन लेते हैं कि हमको ये चीज प्रोड्यूस करना है और इस चीज को मार्केट में लॉन्च करना है, किस मार्केट में लॉन्च करना है, एंड द ग्रुप विच वी आर गोइंग टू अडॉप्ट वो क्या ग्रुप होना चाहिए। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, क्योंकि वही डिसीजन मेकिंग आपके रिस्क फैक्टर को भी कवर करता है कि कितना तक आपका रिस्क मैनेज करना है आपको, क्योंकि दिस इज वेरी रिस्की। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां इन्वॉल्व है, जहां मनी टर्म्स इन्वॉल्व है, तो हमने एक इस बिजनेस में पढ़ा है वेयर देयर इज मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो रिस्क फैक्टर कवर करने के लिए जरूरी है कि उसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए। प्रॉम्प्ट इन द सेंस एकदम इमीडिएट, अगर आपको एक्शन लेना है तो व्हाट शुड बी द डिसीजन। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो इमीडिएट डिसीजन क्या होना चाहिए, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप। देन फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। हाई अचीवमेंट मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हाई अचीवमेंट का मीन्स व्हाट। हाई अचीवमेंट्स मीन्स आप कोई भी चीज फोकस कर सकते हो। भाई कई लोगों का फोकस होता है कि हम आईएएस क्वालिफाई करें, कई लोगों का फोकस होता है हम पीसीएस क्वालिफाई करें। तो इस तरीके से कई लोग होते हैं जिनका काम है कि हम बिजनेस एस्टैब्लिश करें। तो जिसका हाई अचीवमेंट होता है, तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही हो सकता है, क्योंकि वो नीड फॉर हाई अचीवमेंट है। जो भी पीपल हाई अचीवमेंट की तरफ फोकस करते हैं, तो दे कैन बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इज वन ऑफ द पॉइंट विच शुड बी नोन, कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तभी वो चीजें पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें आपकी सिस्टमैटिक और मैनेज्ड होनी चाहिए। तो सिस्टमैटिक और मैनेज्ड होने के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल एबिलिटी जो होती है फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्किल, आप किसको कौन सी स्किल से आप बिल्ड करते हो एक इफेक्टिव यूनिट एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक मैनेजमेंट जब आप मैनेज करते हो ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को, तो ये होना चाहिए कि कौन किस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है, अकॉर्डिंग टू दैट राइट पर्सन राइट जॉब। ये फोकस्ड होना चाहिए कि जो पर्सन जिस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड हो उसको वही जॉब प्रोवाइड करे। तो ग्रुप में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। देन दिस इज योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी मैंने पहले बोला, रिस्क इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो वेरी वेल कि बिजनेस आपके फ्यूचर के लिए होता है, डिमांड आप आज पता कर रहे हो, बट जब आप प्रोड्यूस करते हो तब तक वो फ्यूचर टाइम के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड वी नो वेरी वेल कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। एक चेंजेस ही है जो आपके किसी भी सिचुएशन में जो चेंजेस होते हैं, यही एक चीज स्टेबल है, अदरवाइज नथिंग इज स्टेबल। ऑलवेज एवरीवन फ्यूचर इज अनसर्टन, चाहे वो बिजनेस का फ्यूचर हो, चाहे ह्यूमन बीइंग फ्यूचर हो। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है। Then comes research mobilization. This is the new word you are getting. Research mobilization. Resource mobilization means all the cost of production. Cost of production से मेरा मतलब है आपके लेबर हो गए, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जितने भी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीजें रिसोर्स, रॉ मटेरियल हो गया, असेंबल करना है तो असेंबल हो गया। आपने जैसे प्रीवियस डेज में पढ़ा है कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो प्रोड्यूसर्स गुड्स जो होते हैं, जो असेंबल करते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये काम एंटरप्रेन्योर का होता है कि वो जितनी भी डेफिशिएंसी होती है प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की, जितने भी आइटम्स होते हैं जो कि जरूरत होती है, दैट इज द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वो गैप फिलिंग, मतलब जितने भी रिसोर्सेज आर नीडेड, ऑल द रिसोर्सेज विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, उसकी डेफिशिएंसी भी अगर हो रही है तो उसको कवर अप करने का काम आपके एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। उसका काम होता है रिसोर्स को मोबिलाइज करना, मतलब ऑल टुगेदर कलेक्टिवली उन सभी चीजों को मैनेज करना। देन कम्स वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी भी चीज की यूटिलिटी को क्रिएट करना। उसका प्रोसेस क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मींस कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसकी यूटिलिटी क्रिएट करना। जब तक कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, इन जनरल इन लेमैन की तरह अगर हम पढ़े, तो जैसे मिट्टी होती है, तो मिट्टी की कोई वैल्यू है? नो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ मड। बट अगर वो मड आपके कुल्हड़ के फॉर्म में आ जाए, या खिलौने के फॉर्म में आ जाए, या कई सारे दिए के फॉर्म में आ जाए जो पूजा में यूज किया जाता है, तो इस सारी चीजों से क्या हो गया? वो एंटरप्रेन्योर का आइडिया है, उसने इनोवेशन के थ्रू उस मिट्टी का यूज किया, और उस मिट्टी के प्रोसेस को बनाने में, बना करके उसने उससे दिए बनाए, उसने उससे बर्तन बनाए, उसने उससे खिलौने बनाए। तो दिस इज द यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी इसी को कहते हैं, वैल्यू क्रिएशन। एंड दिस इज द वर्क ऑफ योर एक्सप्लॉइट एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज ये लिखा है ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन। इट हेल्प्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स बाय एक्सप्लॉइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हो। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्ट, क्योंकि उसका मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उसका मोटिव होता है अपनी सोसाइटी को चीजें अवेलेबल कराना, सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, इन्वेंट करते हो। जैसे पहले हमारी जरूरत क्या थी? केवल कपड़े धुलने के लिए तो वॉशिंग मशीन था। फिर कॉन्सेप्ट क्या आया कि धुलने के साथ में, जैसे ठंड का दिन है, बारिश का दिन है, हमारे कपड़े सूख नहीं पाते, फिर उसमें आपने क्या किया? उसके लिए फिर आपने ड्रायर भी उसमें यूज किया। तो दिस इज द वे हाउ दे आर क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशंस। जो भी मार्केटिंग कंडीशंस आपकी आती जा रही हैं कंपिटिटिव लेवल के लिए, उसके लिए आपने भी प्रोडक्ट में इनोवेशंस लेते आ रहे हो। देन प्रोसेस। Entrepreneurship is the process of designing, launching and running a new business. न्यू बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको, जो ओल्ड बिजनेस है उसको भी आपको जब तक रिनोवेट नहीं करते तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं है। उसको नए डिजाइन के साथ में लेके आना। अब जैसे आपके पास में मोबाइल, सबके पास में स्मार्ट मोबाइल है, बट स्मार्ट मोबाइल में भी आजकल बहुत सारे वैरायटीज ऑफ डिजाइनिंग आपको आती है, उसमें स्मार्टफोन में वैरायटीज ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इट डिस्क्राइब्स द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस। वो सारे लोगों को इन्वॉल्व करता है, और उसमें न्यू बिजनेस को रन करने के लिए हाउ दे आर डिजाइंड, हाउ दे आर रनिंग, उनकी कैपेसिटी उसके अंदर विलिंगफुली सबको मैनेज करता है। देन
कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ, फोकस, जब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को इनोवेट करते हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, क्योंकि वी ऑल आर वेल नोन अबाउट दैट कि जब तक बिजनेस नहीं होगा आपकी जीडीपी नहीं बढ़ सकती। क्योंकि हमारे 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। तो एलपीजी क्यों आया, और एलपीजी आने के बाद ही आपको ब्रॉडर स्केल पे बिजनेस करने को मिला, मींस आप ग्लोबलाइज हुए, अपने प्रोडक्ट के साथ में आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ। इवन लिबरलाइजेशन मींस कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, जब आप फॉरेन लेके जाते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो वहां पे जो पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज को लेकर के हो, चाहे आपके फर्दर मॉनेटरी पॉलिसीज हो, जो कि फॉरेन में जब प्रोडक्ट जाता है एक्सपोर्ट लेवल पे, तो आपकी कई सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। उसको लिबरलाइज किया गया, उसको बहुत ही कम माइल्ड किया गया, ताकि आपके यहाँ से भी प्रोडक्ट को हम मार्क फर्दर दूसरे कंट्रीज में सेल आउट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, और दूसरी कंट्री आपके यहाँ इंपोर्ट कर सके। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी तभी हो पाई जब बिजनेस वहां पे आया। तो बिजनेस से ही, क्योंकि आप जब जॉब करते हो तो आप अर्न कर रहे हो, अर्न करते हो तो आप अपनी नीड को फुलफिल करते हो, तो बट वो नीड फुलफिल कहाँ से करते हो, जब तक वो प्रोडक्ट इनोवेट नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। तो बेसिक में सेंस में इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी तब आई जब 1991 में आपका एलपीजी आया पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ कि आपकी जीडीपी बढ़ी, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जिससे दिस इज द वर्क ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप। Then act of being entrepreneur, as an entrepreneur you will be just an owner or manager of a business, इसको आप कुछ भी मान सकते हो। an act of being an owner or manager of a business who can risk मेक इनोवेटिव आइडियाज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये काम एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है, क्योंकि उसको ही पता है कि वो कैसे चीजों को मैनेज करेगा, अपने इनोवेटिव आइडियाज को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए इनोवेशंस इसमें पॉसिबल होते हैं, एंड दिस इज द एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ओनली, ताकि वो अपनी चीजों को फोकस कर सके। देन कम्स गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड, मैंने पहले ही बोला कि कोई भी चीजें अगर आप कर रहे हो या उस पर इतना फोकस किया है, या आप उस पर प्रोसेस में लेकर के आ रहे हो, तो ये सारी चीजें आप केवल और केवल अपने गोल को फोकस कर रहे हो। मीन्स यू आर, योर नीड इज हाई अचीवमेंट, आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करना चाहते हो, इसलिए वो सारी चीजें आपके प्रोसेस में आती हैं। तो कोई ये जितनी भी एक्टिविटीज अभी तक मैंने बताई, चाहे वो इनोवेट करके, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, आपकी वैल्यू क्रिएशन करना, ये सारी चीजें इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Then profit making activity, we know very well that it's a profit making activity, क्योंकि हम हाई अचीवमेंट के साथ में हमारा ये फोकस होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। कोई भी एंटरप्राइजेस आप स्टार्ट करते हो तो यू आर स्टार्टिंग इट फॉर प्रॉफिट अर्निंग। वैसे बेसिकली इसमें भी टू पार्ट्स के आते हैं, एक सोशल एक्टिविटीज के साथ आता है, लाइक एनजीओज, ट्रस्ट, तो ये इनका फोकस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। बट प्रॉफिट मेकिंग करने वाले वो सारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली फॉर प्रॉफिट अर्निंग। आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप जब प्रोसेस एंटरप्रेन्योर वो तभी आता है, जैसे बिजनेस आपने अपने घर का कोई सामान बेचा, तो आप उसको बिजनेस के फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जरूर है, बट इट इज नॉट इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट ये एक्टिविटीज आपकी, जो कि बार बार आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश करते हो, दिस इज एन प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी। देन कम्स एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में अगर हम फोकस करेंगे, तो आप ये देखिए, इस पे स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आता है आइडिया जनरेशन, जो मैंने सबसे एकदम टॉप स्टार्ट में बोला कि इनोवेशंस, एडाप्शन, ये सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडिया जनरेशन। बेसिकली इट इम्प्लाइज द आइडेंटिफाई द न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी, क्योंकि वो आइडिया कैसे जनरेट करेगा, आइडिया जनरेट करने के लिए वो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम आ रही है, या हो सकता है किसी को जो नीड हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल से पहले आपके पास क्या था, बेसिक फोन, बेसिक फोन से पहले क्या था, टेलीग्राम,
तो टेलीग्राम के थ्रू आपको इमीडिएट अगर किसी के साथ में कोई हैपनिंग हो जाए तो इमीडिएट आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। ये आपका प्रॉब्लम था सोसाइटी में, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिक फोन आया। बेसिक फोन से क्या था कि जब अगर आप ऑफिस में हैं या सबों के पास अवेलेबल नहीं होता था वो एक्सचेंज में जाए मैसेज, ये अगर इसमें न्यू जनरेशन इन्वॉल्व होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं भी जान रही होगी टेलीग्राम और इन सब के बारे में, लेकिन क्योंकि वो न्यू जनरेशन के साथ में है तो इसलिए उनको बहुत उतना आइडिया नहीं होगा। बट आपका जो नीड क्रिएट हुआ मोबाइल का वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वायर बेसिक फोन आए, बेसिक फोन वायर के साथ में है, वो टेलीग्राम के बाद वायर बेसिक फोन आया, बेसिक फोन ऑफिस में या घरों में होता था, तो इन बिटवीन ऑन द वे अगर किसी के साथ कोई हैपनिंग हो जाए तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर उस नीड को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा कि अगर ऐसा एक प्रोडक्ट होगा जो हाथ में रहेगा, हम उससे बात कर सकते हैं, फिर इस तरीके से आपका वायरलेस मोबाइल आया। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, कुछ लोग अगर जानते हो तो ये जानते होंगे कि पहले जब मोबाइल आया था तो उस समय इनकमिंग भी आपकी चार्ज की जाती थी, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चार्ज किया जाता था। फिर धीरे धीरे इनकमिंग आपकी जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, भाई हर के पास नहीं होता है कि वो चार्ज कर पाए, लेकिन वी आर वर्किंग फॉर एक सोसाइटी, तो सोसाइटी में वेराइटीज ऑफ पर्सन आर इन्वॉल्व, तो हर किसी के जरूरत को पूरा करने के लिए उस पर फोकस किया गया। तो ये आइडिया जनरेशन आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम से ही होता है, और जब ये प्रॉब्लम अराइज हुई तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आपका एंटरप्रेन्योर ने लिया। फिर देन कम्स क्लियर विजन। आइडिया जनरेट करने के बाद उसका विजन भी क्लियर होना चाहिए कि ही हैज टू वर्क फॉर दैट प्रॉब्लम, उसे उस प्रॉब्लम के लिए वर्क करना है। देन परसुडिंग अदर्स, परसुएडिंग अदर्स में क्या है, एक टीम एफर्ट होती है, अ टीम विद डिफरेंट स्किल सेट्स। फिर उसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात जो मैंने पहले बताई आपको, वो टीम वर्क होता है। कोई भी काम जब हम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्किल्ड सेट ऑफ पर्संस होने चाहिए, जो कि एंटरप्रेन्योर ही स्टैब्लिश कर सकता है, क्योंकि आप कोई भी कहीं से भी कोई ग्रैप्स नहीं कर सकते, उसके लिए स्किल्ड पर्सन ही आपको चाहिए, जिससे आप अपनी अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर वर्क फॉर, हु विल वर्क टुगेदर टू मेक द विजन इनटू अ रियलिटी। जो आपका क्लियर विजन हुआ है, यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व, हेलो हेलो, Yes, ma'am. am I audible? Hello sir, I am Yes, ma'am. audible? Okay, okay, then I am continuing. परसुएडिंग अदर्स के बाद देन कम्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मैंने इससे पहले भी बताया कि व्हाट डज इट मीन। एंटरप्रेन्योर हैज टू मोबिलाइज ह्यूमन, फाइनेंशियल, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज आपको स्टैब्लिश करने के लिए, आइडिया जनरेट करने के बाद क्लियर विजन को फोकस करने के लिए आपको एक फ्रेम बनाने के लिए जरूरत होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स की, फाइनेंस की, मटेरियल रिसोर्सेज की। दीज ऑल आर ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज विच हैज mobilized means collected by the entrepreneur। तो ये काम भी आपका एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का एक पार्ट है कि यू हैव टू मोबिलाइज ऑल द रिसोर्सेज विच कैन वर्क फॉर इट। देन कम्स क्रिएटिंग न्यू वेंचर। जो न्यू वेंचर है, आप न्यू वेंचर की तरफ फोकस कीजिए। टाइम टू लॉन्च अ न्यू वेंचर। जब आप न्यू वेंचर स्टैब्लिश करते हो, न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करते हो, इट स्टार्ट्स रनिंग इन सक्सेसफुली आफ्टर द प्रॉपर प्लेसमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल आपके पास में होंगे उन सबके साथ में आप उस पर वर्कआउट करते हो। क्लियर है? देन अडेप्टिंग विथ टाइम। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है? टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कंडीशन, तो उस पर आपको फोकस करना है। टू मॉनिटर एंड रियलाइज व्हेन अपग्रेडेशन इज नेसेसरी। अपग्रेडेशन आपका कहाँ जरूरी है, ये सारी चीजें आपकी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है? नेक्स्ट कम्स अडेप्टिंग विद टाइम के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे इसमें कई हेड्स में आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिक नीड क्या है, आपकी ह्यूमन नीड क्या है, सोशल नीड क्या है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप जो भी होता है, ही इज अ पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी एंड ही वर्क्स फॉर द सोसाइटी। तो वो सोसाइटी के लिए काम करता है। तो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
इकोनॉमिक नीड के साथ में। देखिए आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक नीड के साथ में प्रॉफिट अर्निंग आता है, बिकॉज इट इज द वर्ड रिलेटेड विद इकोनॉमिक नीड, मीन्स मनी टर्म्स में आ जाइए। तो प्रॉफिट अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यू आर वर्किंग, यू आर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर अर्न द प्रॉफिट। ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो जब प्रोड्यूस करेंगे कोई चीज, जब आप उसको गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डिमांड होती है, जो भी एस्टिमेटेड डिमांड होती है, एंड दिस इज द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी की नीड हो उसके अकॉर्डिंग उसको वर्कआउट करना पड़ता है। देन कम्स क्रिएटिंग मार्केट्स, मार्केट आप क्रिएट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट को अपने सेल कर पाएंगे। तो कहाँ प्रोडक्ट आपको सेल करना है, वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की नीड होती है कि वो मार्केट जब क्रिएट करेगा तभी जो उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको वो वहां पे सेल कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो आपके अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट की बात मैंने बोली थी, ग्रोथ की बात बोली थी, वो तभी पॉसिबल है जब आप अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब आप भी अपने प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। तो प्रोडक्ट अपडेट तभी हो सकता है जब आपका टेक्नोलॉजी आपका अपग्रेड होगा। तो जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तभी आपका एंटरप्रेन्योरशिप अपनी इकोनॉमिक नीड को इन सारे एक्टिविटीज को करते हुए ही फुलफिल कर पाएगा। तो ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप की नीड है कि वो इस पे वर्क करे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन सारी चीजों पे वो फोकस करे। देन कम्स ह्यूमन नीड। मैंने पहले ही आपको बताया इस चीज को कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योर जो पर्सन है वो आपकी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, सोसाइटी से ही वो पर्सन इन्वॉल्व है। तो आप जब कोई प्रॉफिट अर्न के लिए काम करते हैं इसमें, तो केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है ये काम। इनका फोकस होता है कि जो आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है उस पर भी आप फोकस कर रहे हैं। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का मतलब समझ लीजिए कि दे आर वर्किंग फॉर अपनी सोसाइटी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए भी आपके प्रोडक्ट्स कई सारे बन चुके हैं। दूसरी चीज, आप ह्यूमन नीड्स मतलब वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप का पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, उनके वेलफेयर के लिए भी आप काम करेंगे, क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर जॉब, दे आर वर्किंग फॉर अर्न सैलरी। तो सैलरी और वेजेस आप उनको क्या देते हैं, एंड वी ऑल वेल नोन अबाउट कि जब हम कहीं एम्प्लॉइज हैं तो हमें वहां पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिलनी चाहिए, सेटिस्फाइड मिलनी चाहिए। अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होगी तो हम काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस, ये रोल यही होता है कि वो वहां पे भी फोकस करे अपने एम्प्लॉइज को भी कवर करने के। देन कम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ये तो बेसिक उसकी नीड है, क्योंकि अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्योंकि आज के मार्केट में हम एक स्लोगन यूज करते हैं, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो कस्टमर को किंग ऑफ द मार्केट क्यों माना गया है, क्योंकि अगर कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया तो आपके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अब उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो बट ऑब्वियस है कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों इधर एक चीज क्लियर कर लीजिए, कंज्यूमर एंड कस्टमर ये बोथ आर डिफरेंट पार्ट, बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो कस्टमर हो सकता है, बट एवरी कस्टमर इज नॉट कंज्यूमर। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर कोई भी जो होता है वो कंज्यूमर है, बट कंज्यूमर कस्टमर नहीं हो सकता। उसका बेसिक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे आपके घरों में कोई भी पर्सन जब कोई चीज परचेज करने जाता है तो ही इज कस्टमर, बट ये जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया है वो खुद के कंजम्पशन के लिए परचेज किया है। तो जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट वही कंज्यूमर है। तो इसीलिए जो कस्टमर है वो जरूरी नहीं कि वो कंज्यूमर भी हो। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड होगा तभी आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में सक्सेसफुल माने जाएंगे। ओके, देन कम सोशल नीड। सोशल नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसको कवर अप करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क किया जा रहा है। तो जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है, हम गुड्स की क्वालिटी को फोकस करें, हम कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट कोऑपरेशन आप कोई भी बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर आर मेनी लीगल एक्टिविटीज विच यू हैव टू फॉलो। चाहे वो आपने प्रीवियस डेज में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव्स, ये सारे जो भी पढ़े हैं वो सब में कहीं ना कहीं आपका लीगल एक्टिविटी, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो वो भी लीगल एक्टिविटी में उसके क्या इन्वॉल्व होता है कि वो वही
बिजनेस कर सकता है जो लीगली आपका सही हो, जो लॉफुली सही हो, उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बट उसका जो भी प्रोडक्ट होगा जिसको वो सेल करने के बारे में सोच रहा है, दैट शुड बी लीगल। इसीलिए हर प्रोडक्ट के पीछे जो भी आप काम करने जा रहे हो, कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब लॉ, लीगल, लीगल एक्टिविटीज आपकी जो भी होनी चाहिए, दैट शुड बी लीगल। जो भी एक्टिविटीज उसमें आप परफॉर्म करेंगे, दैट शुड बी लीगल। इसीलिए कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट इज नेसेसरी। क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉइज, मोर क्रिएट करना, इसका मतलब हो गया कि वी आर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। आज हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, इसीलिए मोदी जी इज फोकसिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा कि आप जॉब नहीं लेना चाहोगे, आप खुद से बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहोगे। इसीलिए इस तरीके के कोर्सेज को, सर्टिफिकेट कोर्सेज को एनकरेज किया जा रहा है कि आप लोग ये सर्टिफिकेट कोर्सेज करिए, इसके बारे में जानिए और उसके बाद में खुद से बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सोचिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ही पूरा है कि आप खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना सीखो, तो आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है अपनी सोसाइटी की, हम उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट। तो ये प्रोसेस में जब आप आएंगे, एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो उससे आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये सारी हमारी सोशल नीड्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, प्रोडक्ट अच्छी अवेलेबिलिटी होना, गुड्स आपको अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल हो, हम गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट कर सकें, तो ये सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व इस पार्ट में होनी चाहिए। देन कम्स ऑर्गेनिक नीड। ऑर्गेनिक नीड आपका आता है रिलेटेड टू ग्रोथ, सर्वाइवल एंड अर्निंग प्रेस्टीज। तो सर्वाइवल का मतलब it has to ensure that only those activities are taken up which are beneficial to the society। तो ग्रोथ आपका तभी पॉसिबल है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, वही चीज आप करो। तो इसीलिए हमारा फोकस, ऑर्गेनिक नीड हमारी जो कहती है वो सर्वाइवल की है, कि आपका जो सर्वाइवल है, क्योंकि इट शुड क्रिएट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, ताकि आप इट इज एबल टू प्रोड्यूस प्रॉफिट। आप डिमांड प्रोडक्ट की अगर बनाओगे तो आप सरवाइव तभी मार्केट में कर पाओगे। देन ग्रोथ, ग्रोथ में क्या है कि ह्यूमन बॉडी ग्रो थ्रू वेरियस स्टेजेस। तो जैसे आपके ह्यूमन बॉडी वेरियस स्टेजेस में है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जैसे इन्फेंट होता है, फिर उसके बाद वो टीनेजर्स होता है, फिर वो उसके अबव आ जाइए तो आपके गार्जियन वाले उस फॉर्म में आता है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के फॉर्म में आता है। तो दिस इज द स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेम प्रोसेस में आपका ग्रोथ प्रोडक्ट का भी होता है। तो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर हम पढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी 5 स्टेजेस से मूव करती है। पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, फिर ग्रोथ का पार्ट होता है, फिर मेच्योरिटी पार्ट होता है, फिर आपका सैचुरेशन पॉइंट आता है, फिर आपका डिक्लाइनिंग पॉइंट आता है। तो ग्रोथ में भी आपको फोकस करना होता है, कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि एवरी लेवल यू हैव टू वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाएगा उसका ग्रोथ होगा, क्योंकि ये 5 स्टेजेस हैं प्रोडक्ट के, जिसके बेसिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन से आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि वो ग्रोथ हो सके। मार्केट में आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो वो इंट्रोड्यूस हुआ, अब इंट्रोड्यूस होने के बाद में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो ग्रोथ पॉइंट पे आता है। फिर ग्रोथ जब होने के बाद एक पॉइंट आता है कि एवरीबडी इज अवेयर विद द प्रोडक्ट, तो इट कम्स एट द मेच्योरिटी लेवल। मतलब न तो आप उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं, न तो प्रॉफिट न तो लॉस। आप एक पीक पे जब पहुंच गए हो तो आप उस पीक पे हो। देन सैचुरेशन पॉइंट्स, मतलब आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपका प्रोडक्ट नोन है, लोग उसको परचेज कर रहे हैं और उसी सैचुरेशन पॉइंट पे है। देन कम्स डिक्लाइनिंग पॉइंट, मतलब सैचुरेशन पॉइंट मतलब एक जगह पे स्टेबल हो गया, और उसके बाद में धीरे धीरे अगर आपने अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशंस फिर से नहीं लाए, तो वो सैचुरेशन पॉइंट में आने लगता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे निरमा था, निरमा वॉशिंग सोप, वी ऑल आर अवेयर विद दैट। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे डेटॉल सोप, डिटॉल सोप के भी बारे में जानिए। ऐसे कई मोबाइल हैं जिसके बेसिस पे आपको ये प्रॉब्लम आई। तो मोबाइल में जब तक रिनोवेशंस नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट फिर से डेवलपमेंट की तरफ नहीं गया, वो डिक्लाइन होता गया। आप जैसे नेटवर्क की बात करिए तो बीएसएनएल के बारे में हम सब जानते हैं, रिलायंस जियो नेटवर्क के बारे में जानते हैं। तो जब बीएसएनएल ने अपने पर फोकस नहीं किया, तो धीरे धीरे बाकी प्राइवेट कंपनीज अपने आप को डेवलप करती चली गई। तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज के बाद आपको फोकस करना पड़ेगा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। देन आपका पॉइंट है अर्निंग प्रेस्टीज।
तो ये प्रेस्टीज जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइजेस का एम होता है अपने आप को रिकॉग्नाइज करना। आपने गुडविल वर्ड सुना होगा, गुडविल में भी कई टाइप के गुडविल होते हैं, तो गुडविल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जैसी गुडविल ख्याति, आपकी रेपो मार्केट में, जैसे इन लेमैन की तरह अगर हम बात करें तो रेपो जो होती है, रेपुटेशन जो होती है, तो बिजनेस की रेपुटेशन आपकी तभी डेवलप हो पाएगी जब आप उस पर फोकस करोगे। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपने बिजनेस के रेपो को बढ़ाते रहिए, उसकी गुडविल बढ़ाइए। गुडविल बढ़ाने के लिए उस पर सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। देन कम्स नेशनल नीड। नेशनल नीड मतलब पूरी सोसाइटी के लिए आप क्या वर्क कर रहे हो, आपके नेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, उस पे हेल्पिंग नेशनल एफर्ट्स। तो नेशनल एफर्ट्स पे आप फोकस कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी एंटरप्राइजेस हेल्प करता है एफर्ट्स, जितनी भी willingness proves economic positions होती हैं of the society, like enterprises should enter those fields of industries। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कई जगह कोई डेवलप्ड एरियाज हैं, आपने मेट्रो सिटीज पढ़ा है। मेट्रो सिटीज में आप ये जानते हो कि व्हाई दे आर मेट्रो सिटीज, वो डेवलप्ड सिटीज हैं। तो हमारा ये मानना है नेशन हेल्प का मतलब हो गया कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको और जगह पे भी फोकस करना चाहिए, जैसे वो अपने आप को डेवलप कर सके। जैसे पहले आपके बनारस में, अगर आप लोग बनारस के हो या फिर कहीं और दूसरे शहरों से भी हो, तो आपने देखा होगा कि बॉम्बे आज की डेट में इंडस्ट्रियल स्टेट के उसमें जाना जाता है, तो क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई हुई हैं। तो ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी कंडीशंस आपके अदर उन कंट्रीज, अदर उन सिटीज में भी अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे वो बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें, और बच्चों को माइग्रेट न करना पड़े, वो अपनी ही सिटी में रह करके अपना काम कर सके। तो ये स्टेप भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस होना चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर का मतलब आज की डेट में जो डेवलप्ड आपकी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो लार्ज स्केल बिजनेसेस है वो तो बहुत वर्क कर रही हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है स्मॉल बिजनेसेस में। तो जो आपने खादी का मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत ज्यादा स्लोगन इस समय आप लोग सुन रहे होंगे, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपकी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी हम बकअप कर सकें, वो भी डेवलप हो सके। उनके डेवलप होने से क्या होगा कि आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट होंगे, तो आपका नेशनल सेल्फ सफिशिएंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। डेवलप्ड ऑफ स्किल्ड पर्सनल्स। आप स्किल्ड पर्सनल डेवलप करने के लिए, जैसे आप लोग ये कोर्स कर रहे हो, तो दिस इज कोर्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर यू ऑल पीपल सो दैट यू कैन डेवलप योर स्किल, आपका पर्सनल स्किल डेवलप कर सके और आप खुद से भी इस चीज को अडॉप्ट कर सको। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन कम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपने उसके कैरेक्टर पढ़ा, उसका नीड क्या है वो पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इसमें दिया हुआ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, मिनिमाइजिंग रिस्क एलिमेंट्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च, बेटर क्वालिटी गुड्स, इंप्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट। तो ये सारी चीजें उसके ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, क्योंकि ये आपको ये प्रेजेंट करता है कि आपको फोकस किस पे करना है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम रिसोर्स मोबिलाइजेशन का है, तो जितने भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इन सारी चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसको मैनेज करना ही एक एंटरप्रेन्योर का काम है। क्योंकि वो जब तक सारी चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेगा तो फिर वो उस पर वर्क नहीं कर सकता है। तो इस पे वर्क करने के लिए ही उसको सारी चीजें, जितने भी रिसोर्स को मोबिलाइज कर रहा है, किसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ये फोकस एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। तो इसीलिए आपके एंटरप्रेन्योरशिप का मोटिव होता है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेस आपके फाइनेंस के भी हो सकते हैं, कैपिटल भी तो है, कैपिटल का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, क्योंकि कैपिटल का यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप किस जगह पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कैपिटल आपके पास कई सोर्सेज से बिजनेस मैनेज करता है, जिसमें शेयर्स को भी वो करता है और कई लोगों से उधार भी लेता है और खुद का भी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करता है। तो किसी के भी कैपिटल को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से ही उस पर उसका फोकस होता है कि जो आप रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल जहां से भी आप उठा रहे हो वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है, वो आपके
नेशन का पार्ट है, उस रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइज, क्योंकि एवरीथिंग इज लिमिटेड, तो आप उस लिमिटेड चीजों के साथ में नया प्रोडक्ट स्टैब्लिश कर सको, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, तो किसी भी एंटरप्राइजेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि तभी वो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है जब आप उसके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हैं। तो डेवलपमेंट आप कैसे सोचेंगे, जब तक आप नए नए चीजों में, मैंने आपको बताया ना प्रोडक्ट के साइकिल्स, प्रोडक्ट के स्टेजेस, तो जैसे प्रोडक्ट की स्टेजेस आती हैं तो आप उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि अभी आपने छोटे लेवल पे, जैसे कल एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप अगर ओपन करते हैं तो क्या हम उसको फिर अगर बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये हुआ कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाते हैं तो वो एक लार्ज स्केल के एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप उसके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें और उसको एक्सपैंड करने के लिए सोचें, उसके लिए न्यू आइडियाज क्रिएट करें, इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आए, ताकि आप अपने मार्केट को डेवलप कर सके और ज्यादा ब्रॉडर मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। इसके लिए जरूरी है कि आप उस फोकस करिए, इसका ऑब्जेक्टिव टू फोकस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, वो तभी फोकस कर पाते हैं जब आप उसके बारे में सोचते हैं कि हम उसको डेवलप करें, उसको जो चीजें मिनिमाइज हुई हैं उस पर फोकस कर सकें। देन कम्स मिनिमाइजिंग रिस्क एलिमेंट्स। रिस्क एलिमेंट मैंने बताया ना, वेयर देयर इज मोर प्रॉफिट मोर रिस्क, तो रिस्क का फैक्टर को कवर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके हर पहलुओं को फोकस करें। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, उस वीकनेसेस को आप कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, ये पूरा काम जो होता है ये एक एंटरप्रेन्योर का होता है। तो ये फोकस करता है कि आप अपने रिस्क फैक्टर को कैसे मिनिमाइज कर सकें। देन प्रमोशन ऑफ रिसर्च, प्रमोशन ऑफ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये काम होता है सोचना, इनोवेट करना। आप कैसे इनोवेट कर रहे हो, ये चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप ये फोकस करते हो कि आपका रिसर्च वर्क हो। तब रिसर्च किस चीज का करना है, रिसर्च करना है कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, कस्टमर को क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आज की डेट में मोबाइल है तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब उस पर रिसर्च हुआ, जो प्रॉब्लम थी सोसाइटी की उस पर रिसर्च हुआ, तभी आज की डेट में आपके पास में मोबाइल है, हर के हाथ में स्मार्टफोन है। तो ये रिसर्च की ही देन है कि आपके पास में मोबाइल है। केवल मोबाइल की बात नहीं कहेंगे, हम टेलीविजन की बात कहेंगे, हम यहाँ पे घरों में यूज होने वाले कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। ये सारी चीजें आपकी इसी बेसिस पे हो पाती हैं कि आपने, एंटरप्रेन्योर ने रिसर्च किया और रिसर्च करके उसने ये बताया कि आपको मार्केट में क्या चीज लॉन्च करना है, क्या चीज करना है, तभी आपको प्रमोट करना होगा रिसर्च को, जिससे कि आप मार्केट में अपने आप को डेवलप कर सकें। और मार्केट किस तरीके से डेवलप होगा, उसकी ग्रोथ होगी जब आप उसको रिसर्च करके ये बताएंगे कि आपको फर्दर ये प्रोडक्ट को करना है। ठीक है। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी गुड्स। बेटर क्वालिटी गुड्स के लिए तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल पे आने के बाद आपको फोकस करना है, फोकस करना होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपकी डेवलप हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप फोकस करें कि गुड्स की क्वालिटी आपको क्या मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आपने गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया, क्योंकि इनका फोकस होना चाहिए ग्रुप की गुड्स की क्वालिटी, क्योंकि अगर गुड्स क्वालिफाइड नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो केवल टाइम बीइंग तक कस्टमर उसको परचेज करेगा, और अगर कस्टमर से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो तुरंत इमीडिएट डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ पे जाएगा ही नहीं, वो इंट्रोडक्शन के बाद ही अगर आपने उसको इंट्रोड्यूस किया विद लो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा, न तो वो ग्रोथ पे जाएगा, न वो मेच्योरिटी पे जाएगा, न वो सैचुरेशन पे जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आज के डेट में सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। सर्विसेज में आप इंक्लूड कर सकते हो जो प्रोडक्ट आपके सर्विसेज के फॉर्म में है। जैसे पहले हम घरों में कोई भी फंक्शंस करते थे तो वो घरों में ही मैनेज हो जाता है, बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज रिगार्डिंग इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट मीन्स आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आप अपना बजट बताइए, उसके अकॉर्डिंगली वो आप इवेंट इंचार्ज जो होते हैं, कई एजेंसीज वो इस पे वर्क कर रही हैं, कई कम्युनिटीज बनाई गई हैं,
वो कम्युनिटीज का वर्क ही होता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शंस को, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो आप कोई स्मॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपका बजट ये है, उस बजट के अंदर में हम आपकी कैटरिंग, आपका डेकोरेशन, आपके गेस्ट जो भी लिस्ट होती है उसको मैनेज करना, आप बाकी अरेंजमेंट करना, तो ये सारी चीजें वो मैनेज करके आपको देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स में अब ये सारी चीजें भी गुड्स के साथ में सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इन्वॉल्व इन द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है। देन इट्स इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस मींस केवल आपके, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए, इकोनॉमिक नीड है, ह्यूमन नीड है, सोशल नीड है, ऑर्गेनिक नीड है, नेशनल नीड है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सबको हम फोकस करते हैं। देन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, आपको फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्यूचर अगर ध्यान में नहीं रखेंगे, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, आप फ्यूचर को प्लान में रख करके नहीं चलोगे तो कभी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता। तो फ्यूचर को प्लान में हमेशा रखना पड़ता है। देन मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट। बेस्ट टैलेंट का कॉन्सेप्ट अगर हम कहें तो बेस्ट टैलेंट आपका कहता है कि कैसे भी जो भी आपके स्किल्ड पर्सन आपके साथ में इन्वॉल्व है, उनके टैलेंट को आप प्रॉपर यूटिलाइज करो, या फिर उनको ट्रेंड करो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ताकि उनके अंदर भी क्वालिटी फुल चीजें अवेलेबल हों। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। अब इसी एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आता है। डिफरेंट स्टेजेस का मतलब आप समझ लीजिए कि कई लेवल पे आपके एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है, क्योंकि आप इनिशियली कहाँ से शुरू करते हैं और उसको लास्ट लेवल तक लाने में आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनिशियल स्टेज क्या कहलाता है। इनिशियल स्टेज आपका है वो फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे यू आर फोकसिंग फॉर इनकम जनरेटिंग, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो आपकी, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप कोई भी काम करते हो, तो इनकम जनरेटिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टेज। किसी एंटरप्रेन्योरशिप मान लो, एम्प्लॉयड मान लो, प्रोफेशनल्स मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपका इनकम जनरेटिंग का पार्ट होता ही होता है। और इसके बाद मिडिल स्टेज आता है। मिडिल स्टेज की बात अगर हम कहेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ में फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए, चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन हो। ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड के पर्सन के साथ में इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट के जनरेटर जो भी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो, इनकम जनरेट करने के लिए आप जॉब भी कर सकते हो, तो वो आपका मिडिल स्टेज होता है। और क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब होगा तो आपका फुल एनवायरमेंट, मतलब जॉब करने वाला पर्सन जो होता है उसका टाइम फिक्स होता है कि ऑफिस का टाइम उसका 10 से लेकर के 5 बजे तक का है, तो 10 से 5 में वो ऑफिशियल वर्क करने के लिए आ रहा है। बट जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसका इनिशियल स्टेज के बाद मिडिल में तो फुल टाइम उसका इन्वॉल्वमेंट होता है और वो अपने ऑक्यूपेशन के लिए वर्क करता है। एंड टर्मिनल स्टेज इज कॉल्ड, जो कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर सजेस्ट दैट ऑल एंटरप्रेन्योर आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इनकम जनरेटर। तो इसका मानना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है और वो इनकम जनरेट भी करता है। तो ये हमारे 3 स्टेजेस हैं जो कि आपके उस लेवल पे आते हैं। अब जैसे इसी में आप एक चीज जान सकते हो कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। क्योंकि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, आप जब जॉब की बात करते हो, तो जॉब में क्या है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में आपका क्या है कि इसमें आपका एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम होता है और सर्चिंग ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज, बट एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट सर्चिंग फॉर इट। एडमिनिस्ट्रेटर आपको एंटरप्रेन्योर जो भी चीजें अपॉर्चुनिटी आपको बताता है, उस अपॉर्चुनिटीज के साथ में दे विल ट्राई टू फिल द रिसोर्सेस एंड कंट्रोल इट। जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसको कंट्रोल करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेटर करता है, बट एंटरप्रेन्योर का काम होता है सर्च करना कि मार्केट में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसमें एंटरप्रेन्योर का काम होता है वो इनिशिएटिव लेता है किसी भी चेंजेस को लेकर के, बट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इनिशिएटिव चेंजेस को लेकर के ही टेक्स इनटू कंसीडरेशन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी इनिशिएटिव होता है उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। क्योंकि आप ये जब स्टेजेस पढ़ रहे हो, इनिशियल स्टेज में, मिडिल स्टेज में एंड टर्मिनल स्टेज में, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर और एंटरप्रेन्योर के डिफरेंस मालूम होनी चाहिए।
तो जिसमें इसका होता है, ये कमिटमेंट होता है। दिस एंटरप्रेन्योर का वर्क इज फॉर कमिटमेंट फॉर ऑल द स्टेजेस, वो सारे स्टेजेस के लिए उसका कमिटमेंट होता है। बट एडमिनिस्ट्रेटर कमिटमेंट इज अपॉन अप टू द डिसीजन, केवल उसको डिसीजन लेना होता है, डिसीजन का वर्क उसको जो मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके उस पर वर्कआउट करेगा। और इसमें एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, जो एजम्पशंस ऑफ फाइनेंशियल मटेरियल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क जो भी बेयर करना होता है वो एंटरप्रेन्योर का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम रिस्क बियर करना नहीं होता है। तो आप किसी भी स्टेज की अगर बात कर रहे हैं तो इनकम जनरेट हो रही है, तो इनकम जनरेट तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रहा है और आपका एंटरप्रेन्योर भी कर रहा है। बट जहां पे आपके जॉब की ऑक्यूपेशन की बात आती है तो ऑक्यूपेशन में आपके एडमिनिस्ट्रेटर आता है और एंटरप्रेन्योर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो बाकियों को भी अच्छा दोनों का काम आपका यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इनकम जनरेटिंग का काम आपका सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर भी कर रहा है और इनकम जनरेट आपका ऑक्यूपेशन में जो भी एम्प्लॉयड होता है वो भी करता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या पार्ट क्या है कि वो रिस्क बियर करता है, बट एडमिनिस्ट्रेटर रिस्क बियर नहीं करता है। उसका पूरा फोर्स सैलरी बेसिस पे काम करता है, वो फिक्स्ड रिवॉर्ड बेसिस पे वो इंसेंटिव लेता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट जो लेता है वो एंटरप्रेन्योर लेता है। मेरा यही तक का था। हेलो यस मैम। हेलो अब हाँ मैडम, आपको आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है? जी 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 सर, आ रही है सर। सर थैंक यू, यहीं तक का है सर। बहुत अच्छा। आज का काउंसलिंग सेशन जो है यहीं पर मैडम समाप्त करती हैं। फिर कल 4 बजे से आप लोगों की काउंसलिंग की दूसरी जो है BCO 01 का BCO A 01 का जो पार्ट अवशेष है जो बचा हुआ है वो मैडम करेंगे। अब आप लोग बारी बारी से, ये नहीं कि एक साथ अनम्यूट कर लें, नहीं आवाज आएगी तो डिस्टरबेंस होगा और मैडम सुन नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को जो कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का मन में शंका हो, डाउट्स हो, वो मैडम से आप डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड बंद कर लीजिए कंचन जी। अच्छा ठीक ठीक सर, स्टार्टिंग उस पे जाते हैं सर। हाँ बोलिए। किसी का कोई प्रश्न अगर नहीं कोई है तो प्रश्न फिर हो, कोई क्वेरी हो, जो चीज न समझ में आई हो। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? कोई तो बोलिए। स्टूडेंट जितने बैठे हैं 23 लोग जुड़े हैं। यस सर। आप बोलिए, बिल्कुल संकोच मत करिए, इसीलिए तो काउंसलिंग होती है, डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आपको अगर न समझ में आया हो कोई पॉइंट तो आप उस पे पूछ सकते हैं। पहली चीज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को आज की काउंसलिंग समझ में आई कि नहीं? यस सर। अच्छा लगा आप लोगों को? यस जी सर। जिसको अच्छा लगा वो अपना फीडबैक दे रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझा आप लोगों ने। अब प्रश्न पूछिए। मेन जो हम लोग का उद्देश्य ये है कि कोई कंफ्यूजन हो वो आप दूर करिए। इग्नू से कोई प्रश्न? इग्नू से बोलिए। सर मेरी बुक को आए हुए 1-2 हफ्ता हो गया और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट